आप सभी को इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से। आइए हम लोग आगे कुछ बात कर लेते हैं, ज्ञान की बात कर लेते हैं, बुद्धि की बात कर लेते हैं। टॉपिक पर ही बात करते हैं। आज सिलेबस हमारा चल रहा था पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, और बिल्कुल अंतिम है, अंतिम लेसन बचा हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है। यदि कोई ऐसा टॉपिक छूट गया होगा तो आप हमें बताएंगे, फिर उस पर हम बात करेंगे। और हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस टॉपिक में फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में 4 कारकों का उल्लेख हुआ है, ऐसा हम लोगों ने कल सुन भी लिया था। इसमें से फिर एक बार हम शॉर्टली रिपीट कर रहे हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करना, दैट फैक्टर्स दैट इफेक्ट इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन मीन्स एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी परिघटना भौतिक जो कोई द्रव गैस अवस्था में बदलता जाता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, यानी गैस में बदलना शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन, ये गति कितना फास्ट होगा या स्लो होगा, ये उसका रेट क्या, स्लो होना फास्ट होना, उसके रेट को, उसकी दर को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। फॉर एग्जाम्पल, हम कपड़ा सूखने दिए तो 5 मिनट में सूख गया, या 10 मिनट लगा, या 20 मिनट लगा, आधा घंटा लगा, मतलब पूरी तरह से जो जल के कण थे, जल भींगा हुआ था कपड़ा, वो सूख गया, ड्राई, यानी सारे ड्रॉपलेट्स वाटर के आउट फ्रॉम दैट क्लॉथ। तो कहाँ चल गए? तो गैस बन करके हवा में चल गए, पानी से द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था भाप बनकर इवेपोरेट हो गए, कहते हैं वाष्पित हो गए। तो ये काम 5 मिनट में हुआ, या 10 मिनट लगा, या 20 मिनट लगा, ये उसके रेट को बताता है, कितना फास्ट हुआ या कितना स्लो हुआ। वही रेट, उसी को प्रभावित करने वाले कारक, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें पहला कारक सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल। When increasing surface area, then rate of evaporation also increase। और इसी पर सवाल, सतही क्षेत्रफल जब ज्यादा होता है तो वाष्पन की गति तेज होती है, वाष्पीकरण तेजी से होता है, यानी भाप का निकलना। कोई भी चीज गर्म जब होता है उससे भाप निकलता है ना, पानी गर्म करते हैं भाप निकलता है, तो वाष्पीकरण वहां भी हो रहा है। और फर्श धोते हैं, वो सूख गया, कपड़ा सूख गया, तो वहां भी वाष्पीकरण हो रहा है। लेकिन ये वाष्पन थोड़ा, उसमें हम वेपर को देख लेते हैं, ज्यादा डेंस होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए देख लेते हैं, क्योंकि वो फास्ट होता है, इसलिए उसका स्पेशल नेम बॉइलिंग भी है। लेकिन वही जब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वहां भी नहीं देख सकते। इसका मतलब रुक गया, भाप निकलना बंद हो गया, ऐसा नहीं है, वो निकल रहा है। उसमें जो हीट होता है, पानी में उंगली डाल के देखो, गर्म है, तो हीट जो उसमें है, वो हीट वो भाप के साथ निकल रहा है। हम भाप निकलते नहीं देख रहे हैं, लेकिन उंगली डाल के देख रहे हैं, गर्म है,
तो समझो वहां हीट है, और वो हीट उससे जब निकलेगा तो भाप के रूप में, और दूसरे रूप में भी निकलेगा, लेकिन भाप के रूप में भी निकलेगा। और दूसरे रूप में कहाँ निकलेगा? हवा जो सटी हुई उस बर्तन से, वो हवा में ट्रांसफर कर रही हीट, उस रूप में भी निकल रही है। तो इवेपोरेशन, सतही क्षेत्रफल। इसलिए गर्म दूध को, गर्म चाय को जब एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखते हैं, प्याले में रखते हैं, तो जल्दी ठंडी हो जाती है। कप में रखते हैं, गिलास में रखते हैं, मुंह कम है तो सतही क्षेत्रफल कम है, हवा के कांटेक्ट में जो एरिया आ रहा है सरफेस वो कम है। प्लेट में ज़्यादा सरफेस आ रहा है हवा के कांटेक्ट में, तो ज़्यादा सरफेस आ रहा है, सरफेस बढ़ा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ा, जल्दी ठंडा हो गया, भाप जल्दी जल्दी निकल गया, उसके बाद उष्मा जल्दी निकल गई। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, कि तापमान ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फास्ट होगा इवेपोरेशन, कम टेम्परेचर होगा तो कम होगा। चले तो ठंडा का दिन और गर्मी का दिन में कपड़े सूखने में देखो 5 मिनट में गर्मी में सूख गया, तो वही 15 मिनट लग गया ठंडा में। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का समर डे में ज़्यादा होता है, विंटर डे में कम होता है। सो इवेपोरेशन का रेट इन समर डे फास्ट होता है, 5 मिनट में सूख गया। तो टेम्परेचर दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और ये उल्टा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इवेपोरेशन स्लो होगा। बरसात के दिन में आर्द्रता ज्यादा होती है, हवा में जल के कण ज्यादा घुले मिले रहते हैं। एक निश्चित आयतन की हवा में, इकाई आयतन की हवा में जल के कणों की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। बरसात के दिन में ज्यादा, पता है, एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। हवा भींगी हुई रहती, नमी रहती, हवा में आर्द्रता रहती है, जल के कण ज्यादा मिले रहते हैं, ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। एक पैकेट बिस्कुट खोल के छोड़ दो, शुरू में देखो टूटेगा तो टाइट छोड़ दो, सुबह को शाम को देखो टूटेगा तो गीला हो गया। कहाँ से गीला हो गया? थोड़े पानी से भिंगाए, हवा उसके संपर्क में आई, और जो हवा संपर्क में आई उस हवा में नमी है, उस हवा में जल के कण है, और उससे वो गीली हो गई। तो ये ह्यूमिडिटी बरसात के दिन में ज्यादा होती है, आर्द्रता। तो वो कपड़े सूखने की बात हो या फर्श सूखने की बात हो, वो थोड़ा स्लो होता है, इवेपोरेशन का रेट स्लो होता है, आर्द्रता ज्यादा होती। तो चौथा फैक्टर हवा का तेज प्रवाह, हवा का तेज चलना, ब्लोइंग विंड, रेट ऑफ ब्लोइंग विंड। हवा जितनी तेज चलती है इवेपोरेशन उतना फास्ट होता है। हवा की गति धीमी है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी धीमी होगी। इसीलिए कभी कभी फर्श धोते हैं कमरा का, जल्दी सुखाना है या कपड़े सुखाना है तो पंखा चला देते हैं, कमरे के अंदर की हवा थोड़ी तेज हो जाती है, फर्श जल्दी सूख जाता है। ह्यूमिडिटी। तो इस तरह से ये 4 कारक, हवा का तेज चलना, ये 4 कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो बचा कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता आती है। Evaporation is defined as the cause of cooling.
वाष्पीकरण के कारण शीतलता आती है, इसलिए कूलर ठंडी हवा देता है। गर्मियों के दिन में घड़े का पानी ठंडा रहता है। एसीटोन पेट्रोल इत्र को हथेली पर लेते हैं तो ठंडा लगता है। ये ठंडा जो लगता है, कूलिंग जो वाष्पीकरण के कारण, वाष्पन की वजह से। क्योंकि वाष्पन में क्या होता है, यहाँ बस थोड़ी सी बात समझनी है। वाष्पन में क्या होता है कि वो लिक्विड जो है वो सूख गया, हवा गैस बन गई, लिक्विड से गैस अब वहां नहीं रही, जहां भी है वहां द्रव अवस्था में थी, अब नहीं रही, अब वो गैसियस स्टेट में बदलकर चली गई, हवा के साथ डिफ्यूज हो गई। लेकिन ये बात समझने का है कि ऐसा कब होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज होता है तो स्टेट ऑफ चेंज तो है ही, लेकिन उस समय वो गैस के साथ ऊष्मा भी छुप कर जाती है, ऊष्मा भी छुप कर जाती है। चाहे वो ऊष्मा किसी भट्ठी से चल रही हो, भट्ठी से मिल रही हो, और वो ऊष्मा हो उसके साथ जा रही जो भाप के साथ, गैसियस स्टेट के साथ छुप के, या फिर आसपास एटमॉस्फेयर का हीट, आसपास का हीट, एटमॉस्फेयर का हीट एब्जॉर्ब करके, गेन करके वो गैसियस स्टेट के साथ छुप के भाप जा रही है, या जहां से भी ऊष्मा लेकर के वो जा रही है, भाप या गैस, वाष्प, वो अपने साथ ऊष्मा को कैरी करती है और ऊष्मा छुपके उसके साथ जाती है, और वो ऊष्मा चाहे जहां से भी ली गई हो। ये बात याद रखना। यदि हम हथेली पर एसीटोन पेट्रोल इत्र लेते हैं, नेल पॉलिश लेते हैं, और वो सूख गया मतलब वाष्पित हो गया, तो जरूर वो अपने साथ ऊष्मा लेके भागी। कहाँ की ऊष्मा? तो हथेली के उस भाग, वो पार्ट जहाँ पर वो डाला गया और रखा गया, जो वहाँ का हीट था, उस हीट को गेन करके वो गैसियस स्टेट में बदल के वो ऊष्मा उसके साथ चल गई। तो ऊष्मा वहाँ से निकल के चल गई उसके साथ, उसने उस गैस ने लेकर चल दिया, तो वहाँ ठंडा फील होता, कूलिंग फील होता। इसी तरह से कूलर ठंडी हवा देता है। यही वजह कि कूलर में दो जो उसके लैटरल सरफेस है, उसमें छोटी नली से धीमी धीमी पानी गिरता रहता, वो भींगा हुआ रहता। लेकिन वो भींग करके वो पानी गिर रहा है, सो भींग रहा है, भींग के पानी बहने नहीं लगा, बल्कि सूखते गया। तो सूखते गया मीन्स वो पानी इवेपोरेट होते गया, गैसियस स्टेट में बदलते गया। तो जाहिर है अपने साथ ऊष्मा लेके भागेगी, वो ऊष्मा छुप के जाएगी उसके साथ। वो ऊष्मा कहाँ से लेकर जा रही है? वो तो आसपास की हवा की ऊष्मा एब्जॉर्ब करके वो सूख रहा है, तो आसपास का परिवेश ठंडा हो गया, इसलिए कूलर ठंडी हवा दे रहा है। घड़े का पानी ठंडा रहता, उसके साथ भी यही वजह है कि घड़ा अर्थेन पॉट में जो रंध्र होते हैं उससे पानी रिसता है। इसलिए आप देखें आधा भरा हुआ पानी से घड़ा, तो बाहर से लग रहा आधा भींगा हुआ, कि वो पानी रिस के बाहर आ रहा, उसकी वजह से भींगा हुआ लग रहा है। बालू पर रखे हैं तो बालू भी भींग गया, लेकिन वो पानी बहता नहीं है, पूरा कमरा में बहता नहीं है, गीला नहीं करता कमरा को। ज्यादा से ज्यादा वो घड़ा बाहर से भींगा हुआ, बालू भींगा हुआ। लेकिन ये ठंडा के दिन में होगा ना, उस तरह घड़े में पानी ठंडा के दिन में रख दीजिए बालू पर, तो पानी रिस के जो बाहर आएगा वो बहने भी लगेगा। गर्मी के दिन में नहीं बहता, चूंकि बाहर आते इवेपोरेट हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, सूख जाता है, इवेपोरेट हो गया, सूख गया, तो गैस अवस्था में बदल गया। अब गैस अवस्था में बदला, गैस बन के
वो पानी हवा में गई तो उस गैस के साथ अपने साथ ऊष्मा लेके गई। ऊष्मा लेके गैस जाती हमेशा। और ऊष्मा कहाँ पाई? दो जगह से पाई। सबसे पहले तो अंदर पानी, अंदर जो घड़े के अंदर पानी है उसके टेम्परेचर को भी एब्जॉर्ब किया, और आसपास जो हवा सटी हुई घड़े से, वो गर्म हवा जो सटी हुई है, उस सटने वाली हवा की ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया, और फिर वही ऊष्मा लेके वो गैसियस स्टेट में बदल के पानी सूखते गया। तो आसपास का परिवेश ठंडा रहता है, क्योंकि वो हवा ठंडी रहती है, उसकी ऊष्मा ऑलरेडी उससे निकलकर गैस लेके भाग जाती है। पानी इवेपोरेट हो गया उस वेपर में, वो हवा की ऊष्मा वेपर के साथ छुप के निकल कर चल गई, हवा ठंडी पड़ गई, ठंडी हो गई। तो इस तरह से घड़े से सटी हुई हवा हमेशा ठंडी बनी रहती है, क्योंकि उसकी ऊष्मा इवेपोरेशन में यूज हो रही है। साथ साथ अंदर के पानी की भी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके जा रही है वो, और फाइनली इस तरह से घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो ठंडे परिवेश में रहता है। घड़ा छू के देखो, ठंडा है, ठंडा है। बाहर से भी छू के देखेंगे, बालू छू के देखो, ठंडा है। तो इस तरह से वाष्पीकरण कूलिंग का कारण बनता है, कि वाष्पीकरण में वाष्प जो बन के उड़ता है, वह वाष्प अपने साथ आसपास की ऊष्मा को छुपा के ले जाता है, जिससे आसपास का परिवेश ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन कर जाता है, ऊष्मा निकल जाती है ना, इसलिए। तो इस तरह से वाष्पीकरण कूलिंग का कारण बनता है। तो इन सवालों का जवाब, एक सवाल बॉक्स प्रश्न में यह भी लिखा कि गर्मियों के दिन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों के दिन में सूती कपड़े पहनने चाहिए, जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, और इसके बाद इस चैप्टर में और कुछ नहीं, हम फिर आगे छूटे हुए बॉक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेंगे, और आपके तरफ से कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो देख लेंगे, और फिर हम लोग आगे चैप्टर शुरू करेंगे। दूसरे चैप्टर पर आएंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये पहला चैप्टर था केवल हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्वेश्चन किया, जवाब मिला कि दोनों तरह के हैं, शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं। और आपको जानकर ये ताजुब लगेगा कि हमारे जीवन में, हमारे डेली लाइफ में शुद्ध पदार्थों के कंपैरिजन में अशुद्ध पदार्थों का उपयोग ज़्यादा है, ज़्यादा है। इसलिए उस दूसरे चैप्टर में केवल अशुद्ध पदार्थों की बात हुई। केवल क्वेश्चन है, दोनों तरह के हैं, जवाब मिला शुद्ध अशुद्ध दोनों है। शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ को डिफाइन भी किया गया, एग्जाम्पल भी दिया गया। बस शुद्ध पदार्थ के बारे में और आगे कोई बात नहीं बढ़ाई गई। आगे बात जो बढ़ाई गई केवल अशुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ के बारे में बात फिर शुरू की गई तीसरे चैप्टर में स्पेशली, लेकिन दूसरे चैप्टर में ओनली इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मैटर के बारे में क्या क्या बात हुई है वहाँ पता चलेगा, वन बाय वन टॉपिक। तो बात आज इतनी ही है, आप इसको सुनकर समझ लेंगे। हम इससे रिलेटेड खुद से क्वेश्चन आप एराइज कर सकते हैं, और फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अगले लेसन में आपका किसी का कमेंट होगा, कोई टॉपिक छूटा हुआ है किसी क्वेश्चन का, तो वो हमें भेजेंगे। बाकी मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आपको बताना है रिलेटेड प्रिंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में, वो हम आपको वन बाय वन बताएंगे।
तो आइए बात आज यहीं ख़त्म करते हैं। सबको धन्यवाद।